डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के इस खुसूसी एपिसोड में मैं सलीम ललानी आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज आगा खानी सिस्टम में जो हिंदू मज़हब की झलक दिखती है वो उसकी कुछ बातें आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन में जो हो रहा है पागलपन, लोग मारे गए, अभी भी यूक्रेन की जो अवाम है वो बहुत ही तकलीफ में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज अपनी कंडोलेंस और ताज़ियत, हमदर्दी उनके लिए उसका इजहार करूं कि ये पागलपन जल्द से जल्द ख़त्म हो। उसके अलावा पेशावर में जो बम ब्लास्ट हुआ मस्जिद में, ये हैवानियत जल्द से जल्द बंद हो। क्वेटा में जो बम ब्लास्ट हुआ, उसके अलावा हम सबको बहुत दर्द होता है सीरिया में जो गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेबनान में, अफगानिस्तान में बहुत ही लंबे अरसे तक ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान किए गए कुछ ममालिक से कि जो बहुत ही ताकतवर है, मुसलमान कमज़ोर है। और मुसलमान कमज़ोर क्यों है, ये कुछ मेरे दिमाग में ख्याल है जो आज मैं पेश नहीं करूँगा। आइंदा कभी मौका मिला तो करूँगा, क्योंकि हालांकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन आखिर ये मेरे भाई बहन हैं। इंसानियत के नाते मुझे दर्द होता है। इतना आज सिर्फ बोलता हूँ जो आपको सोचने पे थोड़ा मजबूर करेगा। आप अग्री करो ना करो, आपकी मर्जी है, लेकिन जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से मुसलमान आज पीछे है, उसकी वजह यह है कि हमने अपनी गलतियों की तरफ कभी नहीं देखना पसंद किया। हमने अपनी कमज़ोरियों की तरफ कभी भी देखना पसंद नहीं किया। और यही वो वजह है कि हमारे पास वो विजन नहीं है आगे का। हम पीछे देखते हैं। हम 1400 साल पहले क्या हुआ था वहां जी रहे हैं, हम आज में नहीं जी रहे हैं। जिस दिन हमने अपनी नज़र आज पर कर दी, उस दिन जालिमों की खैर नहीं है। हिंदू और आगा खान सोसाइटी, इसमें सिमिलैरिटी तो आपको मालूम है, हमने डिस्कस किया कि जब पीर आए 1000 साल पहले ईरान से, इजिप्ट से, और उन्होंने कुछ हिंदुओं को निज़ारी इस्माइली बना दिया, तो वो जो हिंदू थे उनकी सिस्टम को पीरों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, अपने सिस्टम में हिंदू सिस्टम डाल दी निज़ारी इस्लाम में, जो एक्चुअली इस्लाम से तलाक हो गया उसी वक्त, क्योंकि इमाम अल्लाह बन गया। तो वो सारी चीज़ें वो आज तक चली आ रही हैं। तो ये रिलेशनशिप, ये जो रिश्ता है हिंदुओं का और आगा खानियों का, ये आज तक जारी है। लेकिन ये रिश्तों को मज़ीद समझने के लिए हमको हिंदू थोड़ा समझना पड़ेगा कि हिंदू मज़हब जो है सबसे पुराना मज़हब है। आपको मालूम है कि कुछ लोग कहते हैं 10,000 साल पुराना है, कुछ कहते हैं 5,000 है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सबसे पुराना जो आज कायम है मज़हब वो है हिंदू मज़हब। अब हिंदू मज़हब की जो फाउंडेशन, जो इसकी बुनियाद रखी, वो कुछ संतों ने, कुछ ऋषि मुनियों ने रखी, और उन्होंने कुछ किताबें लिखी जिसका नाम था वेदा या वेद। और उस वेद में कुरान की तरह, बाइबल की तरह इंसान की जिंदगी के हर पहलू के बारे में
उन्होंने लिखा। ये वेदों से एक और किताब निकली कि जिसका नाम था मनुस्मृति, और ये मनुस्मृति में उन्होंने इंसान को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वो होता है कि जो सबसे ऊंची किस्म का आदमी होता है, संत महात्मा होता है, मंदिर में पुजारी होता है, स्कॉलर होता है, आलिम होता है। फिर क्षत्रिय आता है कि जो रूलिंग क्लास होता है, राजा महाराजा होता है या कमांडर होता है। फिर आता है वैश्या। वैश्या हम कभी कभी इंडियन कल्चर में प्रोस्टिट्यूट को कहते हैं, लेकिन ये बात कंप्लीटली ठीक नहीं है, क्योंकि वैश्या कोई प्रोस्टिट्यूट का नाम नहीं है। वैश्या उस क्लास का नाम है कि जो बिजनेस क्लास है। और फिर आखिर में आता है शूद्र। शूद्र वो क्लास है जो सबसे नीची तबके की क्लास है। शूद्र का ब्राह्मण को छूना या किसी और को छूना, वो ब्राह्मण के लिए बहुत ही गंदी बात हो जाती है, उसको नहाना पड़ता है, क्योंकि शूद्र जो है गंदा काम करता है। तो जैसे आपकी टॉयलेट साफ करना है या गंद को साफ करना है, गटर को साफ करना है, तो इन लोगों को इन्होंने यहां तक पहुंचा दिया। वेदों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन ये बात जो है बहुत ही ज्यादा इंसानियत के खिलाफ है। और इसको हिंदुओं ने माना। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा, वैसे वैसे उन्होंने अपनी किताब के बारे में मान लिया कि ये गलत है, और ये गलत के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। खासकर काफी लोगों ने काम किया। महात्मा गांधी है, बड़े नामों में डॉक्टर आम्बेडकर है, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया इसके ऊपर। तो अब जो है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको एबॉलिश कर दिया, सोशल इनजस्टिस को। लेकिन ये सोशल इनजस्टिस जो है आज भी आगा खानी सिस्टम में चलती है। मैं ये पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये जो माशरा जिसको हम आगा खानी कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा तरक्की याफ्ता हम जानते हैं या समझते हैं, वो एक्चुअली इतना तरक्की याफ्ता भी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा एक प्रिमिटिव सोसाइटी है। एक बहुत ही पिछड़ी किस्म की सोच है, और उसको आज मैं साबित करने के लिए ये एपिसोड बना रहा हूं। और इसमें मैं वही बोलूंगा कि जो मैंने देखा है। हमारी सिडनी जमात दुनिया का एक कोना है, ऑस्ट्रेलिया। कोने में एक छोटी सी जमात है, 1000, 2000, 3000 पूरी ऑस्ट्रेलिया में, 4000 ज्यादा। अब इसमें सिडनी में मैंने देखा है कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। तो अगर सिडनी में इतनी छोटी सी जमात में होता है, तो आप बताइए कि बड़ी बड़ी जमातों में क्या होता होगा। अब वो बड़ी जमातों में क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो सिडनी में मैंने देखा वो मैं बयान कर रहा हूं। तो सिडनी की कहानी सुनने के लिए या समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा 70s में या लेट 60s में, कि जहां कुछ अफ्रीकन्स ऑस्ट्रेलिया आए, खासकर 72 के बाद, कि भाई जब अफ्रीका में, युगांडा में ये ईदी अमीन का प्रॉब्लम हुआ और उसने सारे इंडियनों को बाहर निकाल दिया, तो कुछ हमारे जो खोजे भाई थे वो माइग्रेट होके यहाँ पर आ गए। और उसमें एक नाम जो मैं लेना चाहूँगा, जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है आशिक नाथवानी। तो वो पायनियर माने जाते हैं सिडनी जमात के या ऑस्ट्रेलियन जमात के। तो उन्होंने, क्योंकि कोई जमात थी नहीं, तो उन्होंने ये जमात खाना शुरू किया और वही पहले लीडर बने। अब जो है कि
धीरे धीरे और भी अफ्रीकन आने लगे और उन्होंने जमात खाना सेटअप किया, हर काम उन्होंने अपने हाथों में लिया। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ पाकिस्तानीज आए और खास करके 80s में, लेट 80s में और फिर 90s में जो है इंडियन आना शुरू हो गए। तो ये 3 किस्म के लोग जमा हुए सिडनी में। अब हुआ ये कि अफ्रीकनों ने अपनी सुपीरियोरिटी हमेशा अपने पास रखी और इनको बना दिया इंफीरियर पाकिस्तानियों को। हालांकि शुरू में ये पाकिस्तानीज को इन्होंने मदद की, खासकर मैं नाम फिर से आशिक नाथवा निकालूंगा कि उन्होंने है, शिराज मिठा करके हमारे मुखी साहब थे, उन्होंने भी पाकिस्तानियों को मदद की, वो भी अफ्रीका के थे। तो कुछ ऐसे एक दो लोग थे कि जो उनकी नीयत अच्छी थी। लेकिन फिर एक ऐसा ग्रुप भी आया अफ्रीकनों का कि जो पावर और पोजीशन की हवस के मारे थे और वो हवस में उन्होंने हमेशा लीडरशिप अपने पास रखी और एक डिवीजन हो गया, एक डिस्क्रिमिनेटरी माहौल हो गया कि भाई हम ऊंची किस्म के लोग हैं, हम वो इलीट हैं जो सुल्तान मोहम्मद शाह ने बनाए थे और आप जो है कि निचली किस्म के हो, जैसे नहीं वो शूद्रा वाला और ब्राह्मण वाला केस हो गया। अब जो है कि धीरे धीरे उनको ये रियलाइज हुआ कि यार कुछ काम जो है वो मुश्किल है, वो क्यों ना हम पाकिस्तानियों इंडियनों को दे दें। अब ये मैं कौन से काम की बात कर रहा हूं, मुश्किल काम क्या होता है भाई, मैं आपको समझाता हूं। लीडरशिप जमात खाने में 2 किस्म की होती है। एक लीडरशिप वो होती है कि जो स्पिरिचुअल लीडरशिप होती है या पैस्टोरल लीडरशिप जिसको बोलते हैं, कि जहां पर एक मुखी साहब है, एक कामड़िया साहब है, वो जमात खाने को स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट से चलाते हैं। वो आगा खान के नुमाइंदे हैं और आगा खान के बिहाफ पे वो जमात खाने में लोगों को दुआएं देते हैं, है ना। एक तो वो हो गया, स्पिरिचुअल लीडरशिप हो गई। और दूसरी लीडरशिप होती है एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप में क्या होता है कि यहां पर जो हम हमारी जबान में बोलते हैं ना, मलाई है, मलाई सारी यहां पर है एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप में। ये वाला जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है ना, ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आप मान लो मुखी बन गए, आप कामड़िया बन गए, आप जमात के लीडर बन गए, आगा खान के नुमाइंदे बन गए, लेकिन आपको 365 दिन जमात खाने सुबह और शाम आना है। एक मजालिस होती है, वैसे तो बहुत सारी मजालिस होती है, लेकिन एक मजालिस ऐसी होती है कि जिसका नाम है बैतुल ख्याल। हालांकि ये सबसे आला मजालिस होनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को या फिर उसके जो भी ढोंग है वो उसको प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो वो सुबह आपको 3:30 बजे पहुंच जाना है जमात खाने, 3:45 बजे। 365 दिन कौन आएगा सुबह, बताओ मुझे। तो इन्होंने लेकर ये सारा काम जो है धीरे धीरे करके, ये मुश्किल वाला काम जो है वो दे दिया इंडियन और पाकिस्तानियों को, ताकि एक शॉट में 2 शिकार हो जाए कि भाई देखो हमने आपको लीडरशिप दी, हम कितने अच्छे आदमी हैं, और अपना जो काम था वो भी निकाल लिया कि सुबह कौन जाता है यार 4 बजे, है ना। एक तो ये इन्होंने किया, और दूसरी तरफ मैं आपको समझाता हूं, जो मलाई जिसको मैं बोलता हूं, मलाई क्यों बोलता हूं
क्योंकि यहां पर आप न सिर्फ लीडर हो, आप न सिर्फ आगा खान के नुमाइंदे हो, लेकिन आपको बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। आपकी प्रेस्टीज बहुत बढ़ जाती है। आपको इमाम के साथ मिलना है। आपका काम क्या है? मीटिंगें करनी है, जब जब चाहो जब करो। मीटिंग करनी है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, इमाम से मिलना है, जमात खाने में प्रेस्टीज हो गई। हाँ, और जो है कि टाइटल के टाइटल, ये है मलाई। तो अफ्रीकनों ने क्या किया कि इसको अपने पास रखा। जब मैं था, मैंने जो सिडनी में गुजारे 30-35 साल, उसमें मैंने देखा कि कभी कोई पाकिस्तानी या इंडियन नहीं आया, एक दो को छोड़कर, कि जो बहुत ही ज्यादा पैसे लेकर कोई आया था। एक तो मरहूम है, वो आया था, पैसे वाला था, उसको बनाया। लेकिन ऐसे नहीं होता है। लीडरशिप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो तो आज भी मैं जो सुन रहा हूं वो अफ्रीकनों के पास ही है। तो ये है डिस्क्रिमिनेशन। और मजे की बात यह है कि इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। इनकी लीडरशिप में लोग चले गए जमात खाने से, क्योंकि इनको खुद को, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन मजहब के तौर पे कुछ भी नहीं था। मजहब के तौर पे अगर किसी का क्वालिफिकेशन था तो वो पाकिस्तानियों का था और इंडियनों का था कुछ हद तक। अफ्रीकन जीरो थे, लेकिन क्योंकि वो पढ़े लिखे थे तो इमाम ने भी उनका साथ दिया। ये दीवार खड़ी की, ये काम तो इमाम का ही है ना, और किसका है? अगर इमाम चाहता तो बोलता नहीं, तुम लोग 30 सालों से काउंसिल को संभाले बैठे हो, अब नहीं करूंगा, अब लेके आओ पाकिस्तानी। नहीं, इमाम ने ऐसा नहीं किया। तो डिस्क्रिमिनेशन की दीवार खड़ा करने वाला सबसे पहले तो इमाम है और उसके बाद अफ्रीकन है। ठीक है। अच्छा, आज भी हमारे जो महान प्रेसिडेंट साहब हैं, जो मेरे से छुपते फिरते हैं, वो भी अफ्रीकन है ना। अच्छा, चलो, तो ये हो गई डिस्क्रिमिनेशन की बात। एक और बात मुझे याद आ गई, मैं इससे पहले मैं आगे बढ़ूं। मैंने जमात खानों में ऐसे लोगों को देखा है, मैंने तो कुछ भी खिदमत नहीं की है मेरे वक्त में, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो रोजाना आकर टॉयलेट साफ करते हैं। वो शूद्रा नहीं होता है, वो शूद्रा की तरह इन्होंने टॉयलेटें साफ की है, बरसों से करते आए हैं। चप्पल उठाते हैं लोगों के, किचन में जाकर बड़े बड़े बर्तन मांजते हैं। सालों साल से पूरी जिंदगी किया, कभी टाइटल नहीं मिला। टाइटल किसको मिला? कि जिसने सियासती गेम खेली। बड़ा कौन बना? जिसने सियासती गेम खेली, जिसके पास पैसे थे। और कुछ लोग ऐसे हुए कि जो दोनों थे, थोड़ा बहुत पैसा भी था, थोड़ा सियासत भी थी, है ना। ऐसे लोगों को मिला टाइटल, आज भी है। लेकिन वो टॉयलेट वाले, तो मैं ये कंपैरिजन जो कर रहा हूं, हिंदू समाज के जो आगे बढ़ चुका है, आगा खानी नहीं बढ़े। आगा खानी वो ही हजारों साल पुराने लोग हैं। और कुछ बोलना ये जमात में, ये तो अलाउड ही नहीं है ना। आप जबान कैसे खोल सकते हो? नहीं, जबान नहीं खोल सकते हो।
ये माशरा है, आप कहते हो एजुकेटेड है, ये माशरा है आप कहते हो तरक्की याफ्ता है, आप जबान नहीं खोल सकते हो। खोल के दिखाओ, मेरे जैसा हाल होगा। हालांकि मेरा कोई बुरा हाल नहीं हुआ, आज तो मैं उस जमाने में से ज्यादा खुश हूं। इतना है कि मेरी जमात मुझे नहीं बुलाती है, बात नहीं करती है, न करे, लेकिन निकाला जाएगा। जबान खोल के तो दिखाओ, आप कम्युनिटी में नहीं रह सकते हो। और आगा खान साहब प्लूरलिज्म की बात करते हैं, शर्म नहीं आती है? प्लूरलिज्म की बात करते हो। अरे अपने जमात खाने में देखो कौन सा प्लूरलिज्म हो गया भाई। एक इंसान को जबान खोलने की इजाजत नहीं है और आप दुनिया में प्लूरलिज्म की बात करते हो। आप एथिक्स की बात करते हो, पैसे चोरी करते हो और फिर एथिक्स की बात करते हो। इतना बेशर्म कोई इंसान हो सकता है? आप मुझे बताइए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आप आइए मेरे सामने, मुझे बताओ, मुझे बोलो सलीम तू गलत बोल रहा है, आओ। तो एक सिस्टम थी हिंदू में कि जिसका नाम पंचायत था, आज भी है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। तो पंचायत क्या होता है कि पुराने जमाने में जो गवर्नमेंट होती थी, लोकल गवर्नमेंट, उसको पंचायत कहते थे। 5 आदमी एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे बैठते हैं और जो गांव में किसी का झगड़ा है, घर में है, बिजनेस का है, कुछ भी झगड़ा है, वो उसको निपटाते थे। उसको कहते थे पंचायत, क्योंकि 5 आदमी बैठते थे। और उसका जो मुखी होता था उसको सरपंच कहते थे या मुखिया कहते थे, है ना। तो अब ये जो फैसला करते थे, वो फैसले की बुनियाद जो थी वो थी वेदों के ऊपर, जो वेद के कानून लिखे गए हजारों साल पहले। और वो भी कैसे कानून? मनुस्मृति जैसे, कि जहां पर इंसान को तकसीम कर दिया गया है ना। तो उसके बेसिस पे वो लोग ये कानून बनाते थे और इंसाफ करते थे, जो ज्यादातर बेइंसाफी होती थी। अब जो मॉडर्न जमाना है उसमें ये सोशल इनजस्टिस को, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने ये पंचायत की जो सिस्टम है उसको उन्होंने निकाल नहीं दिया, लेकिन उसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया ताकि एकदम पुरानी सोच लोगों की न रहे और इंसाफ जो है वो आज के कानून के हिसाब से चलता रहे। तो उन्होंने बीच का रास्ता इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला, तो अब उसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब पुराने जमाने में वो 5 आदमी दरख्त के नीचे बैठते थे तो उनकी औरतों को जो है थोड़ी सी जलन हो जाती थी कि हमको कोई ऐसा काम क्यों नहीं देता भाई। तो उन्होंने अपनी पंचायत शुरू कर दी। कुएं पे पानी भरने औरतें जाएगी तो दूसरी औरतों से मिलेगी, तो अपनी जो है कि वो बातचीत शुरू हो जाएगी। अरे उसने वो कर दिया, उसने तो सास को मार दिया, उसने तो बहू को गाली दे दी, उसने तो बहू को घर से निकाल दिया, अब उसमें अपना भी डाल दिया। ठीक है, गॉसिपिंग। तो गॉसिपिंग शुरू हो गई, ये लड़की का उसके साथ अफेयर है, उसका उसके साथ अफेयर है, ये शुरू कर डाला। तो ये हो गई औरतों वाली पंचायत। अब ये पंचायत जो है आज भी इंडिया में हो रही है, बल्कि मैं कहूंगा कि हर माशरे में होती है, ये कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन हर माशरे में होती है। लेकिन आगा खानी जमात खाने में ये एक डैमेजिंग किस्म की पंचायत है कि मैंने खुद ने देखा कि काफी बच्चे ये पंचायत जो औरतें करती है जमात खाने में, उसकी वजह से जमात खाना छोड़ के चले गए।
दूसरी वजह तो ये थी कि जो अफ्रीकनों ने, उनके पास कोई नॉलेज नहीं था रिलीजन का, या बहुत ही कम था, और पोजीशंस उन्होंने लेके रखी थी, तो कोई फाउंडेशन बच्चों का बना नहीं स्पिरिचुअल लेवल पे, तो वो चले गए, वो जमात खाने आना उन्होंने बंद कर दिया। अब मैं ये सुन रहा हूँ कि मेरी वीडियो की वजह से भी काफ़ी बच्चे गए हैं। अब इसके अलावा हम कुछ बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें कि जिससे आपका दिमाग चकरा जाएगा। सबसे पहले कि वैसे तो दुनिया में काफ़ी सिस्टम्स हैं कि जहाँ पर बहुत ही अजीब किस्म की रिवायतें चल रही है, लेकिन आगा खानी में मैं आपको 2-3 ऐसी चीज़ें, ऐसी रिवायत बताऊंगा कि जिससे आपको शायद बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। दुनिया का एक लौता सिस्टम है आगा खानी का कि जिसके अंदर बंदा 24 घंटे में सर से लेकर पैर तक गुनहगार हो जाता है। फिर वो जाके गुनाह करे कि ना करे, वो हर 24 घंटे में आएगा, बोलेगा, हाथ जोड़ेगा, बोलेगा भाई मैं सर से लेकर पैर तक गुनहगार हूं। कैसे हो गया भाई? ये तो झूठ बोल रहा है ना। कोई सर से लेकर पैर तक कभी हुआ है या हो सकता है? कोई ऐसा आदमी है दुनिया में, बताइए मुझे, कि जो सर से लेकर पैर तक पाक है और जो सर से लेकर पैर तक गुनहगार है। बताइए मुझे एक आदमी। लेकिन आगा खान में है। जमात खाने में नांदी लेके आई जाती है। नांदी में आपको मालूम है कि एक मुरीद अपने इमाम के लिए खाना लेके जाता है और वो खाने का ऑक्शन होता है, नीलामी होती है, और वो पैसे जो है वो आगा खान को जाते हैं कैश। अब वो खाने के चक्कर में काफ़ी गरीब लोग जमात खाने आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो, वेस्टर्न कंट्रीज में तो इतने नहीं हैं, कम होंगे, लेकिन इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तो ऐसे गरीब लोग आते हैं जो खाने की तलाश में। अब जमात खाने में आपको मालूम है अमीर हैं, बहुत अमीर लोग हैं। अब ये क्या करेंगे कि वो नीलामी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे के लेंगे, क्योंकि उनको अपनी पोजीशन को दिखाना है कि भाई मैं बड़ा, ठीक है। तो अब उसने वो खाना लिया, खाना लेके गया घर पे, अच्छा लगा तो खाया, नहीं अच्छा लगा फेंक दिया। लेकिन वो गरीब आदमी जो खड़ा हुआ है इंतजार करता हुआ, उम्मीद से भरा हुआ कि आज मुझे जो है ये खाना मिल जाएगा, उसको नहीं देगा वो। ये है इंसानियत आगा खानी जमात खानों में। और फिर एक और मैं आपको दे देता हूं, ये मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। आप तसव्वुर करो, आपका नाम मोहसिन है, मेरा नाम सलीम है। सलीम मोहसिन के पास गया और मोहसिन से कहने लगा, मोहसिन यार बड़ी तकलीफ में हूं, मुझे $1000 दे दे या 1,00,000 रुपया दे दे। अब मोहसिन जो है बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही नरम दिल आदमी। उसने लेकर पैसे सलीम को दे दिए। अब शुक्रिया कौन करेगा बताइए? सलीम करेगा शुक्रिया मोहसिन का, क्योंकि उसने पैसे लिए हैं, मोहसिन ने एहसान किया है। इंसानियत में सलीम करेगा शुक्रिया, लेकिन इंसानियत जमात खाने में कहां से लेने आएंगे भाई? जमात खाने में आपको पागलपन नजर आएगा। जमात खाने में मोहसिन सलीम को हाथ जोड़ के बोलेगा, अरे सलीम शुक्रिया तेरा, कितना अच्छा आदमी है सलीम, तूने मुझे 1,000 रुपए दिए,
1,00,000 रुपये, $1,000 दिए, $1,00,000 दिए। अरे भाई, तूने उसको दिए। नहीं नहीं सलीम, तेरा बहुत शुक्रिया। ये हकीकत। आप ismaili.net पे जाओ और टाइप करो एक गिनान, जे जे मांगो ते तू ही देवे। इसका मतलब ये हुआ, या मेरे मौला आगा खान, मैंने जो भी तेरे से मांगा वो तूने मुझे दिया। अब ये हकीकत ये है कि जो जो आगा खान ने मांगा वो तूने दिया उसको। हर कदम पर तूने उसको पैसे दिए और उसने तेरे से निकलवाए। लेकिन तू जब तकलीफ में आया ना, तब तुझे उसने नहीं दिए, तुझे उसने नहीं दिए, लेकिन तूने उसको दिए। आज वो अय्याशी कर रहा है, तेरे पास खाने को नहीं है। बेवकूफ, निकल निकल ये बेवकूफी से, ये पागलपन से निकल। अपना ख्याल कर, अपने बच्चों का ख्याल कर। और अगर तेरे पास बहुत पैसे हैं, तेरे जमात में जो गरीब है उसका ख्याल कर। अल्लाह को मुंह दिखाना है एक दिन, भूलना मत ये बात को। ये अंधापन, ये बेवकूफी बस कर। 21वीं सदी आ गई है, आदमी कहां से कहां पहुंच गया, तू अभी तक वहां अटका हुआ है। तो आज के लिए इतना ही काफी। आप अपना ख्याल रखना। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते एक अलग एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।